Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So in our course, we have completed in a row chapter number 1 to 4. जिसका जो छूटा है वो एक अलग बात है. बाकी chapter number 1 to 4 हमारा हो चुका है. And now we are on the 5th chapter of your course. The topic name is arithmetic progression. The topic is entirely new to you. बिकॉज इस सेशन में भी नहीं किया, आपके स्कूल में भी यहां तक कोई नहीं पहुंच पाया होगा अभी तक, और साथ में इससे पहले इस टॉपिक के बारे में शायद भी आपने किसी क्लास में पढ़ा हो. अब तो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की जर्नी की बात करें, सो अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा है या इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने इस जगह पे ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, किसी ने सुना? बोलो. किसी ने भी नहीं सुना. दैट मीन्स एंटायर न्यू है. स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखो टॉपिक का नाम देखो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले इसके वर्ड्स पे जाते हैं. तो अरिथमेटिक का मीनिंग सबको पता होगा, प्लस माइनस गुणा भाग अरिथमेटिक होता है, राइट. लेकिन यहां पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन Does anyone know the meaning of word progression? ये वर्ड सुना कभी ऐसे जनरली, नॉट इन मैथमेटिक्स, जनरली सुना क्या प्रोग्रेशन? नहीं सुना? सो प्रोग्रेशन का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है जुलूस या जलसा. जुलूस या फिर जलसा. जुलूस समझते हो ना, रैली निकालना, जुलूस निकालना या जलसा निकालना. एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होता है. अब ऑब्वियस बात है, मैथ्स में थोड़ा कोई जुलूस निकालने जाएंगे या जलसा निकालने जाएंगे तो वो मीनिंग तो कैरी नहीं होगा. तो फिर क्या मीनिंग कैरी होगा? तो आपने कोई रैली देखी हो, जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो कई बार जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को रैलीज निकालते हैं, या कोई सोशल मैसेज देने के लिए, जैसे सेव वाटर, सेव गर्ल चाइल्ड, इस तरीके की रैलियां भी निकाली जाती है स्कूल की तरफ से. तो जो भी आप रैली या जुलूस या जलसा निकालते हो, तो उसमें आप क्या चीज फॉलो करते हो? आपने क्या देखा कि वो जो प्रोग्रेशन है वो सिमिलर वे में प्रोग्रेस करता है. एक एक फिक्स पैटर्न से वो प्रोग्रेस करता है. ठीक है. अब एग्जैक्ट बात करें तो जो अपन जैसे आप स्काउट गाइड में जो रैलियां निकालते हैं, जो भी आप मार्च फास्टिंग करते हो, तो उसमें कैसे बिल्कुल फिक्स पैटर्न से वो लोग आगे चलते हैं. राइट लेग तो राइट लेग, लेफ्ट लेग तो लेफ्ट लेग. तो एक फिक्स डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम में कवर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पीछे वाले की स्पीड ये है कि वो 1 सेकेंड में 2 कदम चलता है, तो फिर उससे पीछे वाले की भी वही सेम स्पीड रहती है. यानी कि आप सपोज करो प्रोग्रेशन यहाँ है, तो 2 मिनट बाद अगर वो यहाँ पहुंचा है प्रोग्रेशन, तो 2 मिनट बाद ही फिर वो यहाँ पहुंचेगा. ऐसा नहीं होगा इक्वल स्पीड से चलता है, ऐसे कैसे? इक्वल स्पीड से वो चलता है. तो मैथ्स में अगर कोई प्रोग्रेशन इक्वल स्पीड से चले तो उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक वर्ड का मतलब यहां पर है इक्वल स्पीड से आगे बढ़ना. इक्वल स्पीड से आगे बढ़ना. जब आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस साल सीख रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप सीखोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या सीखोगे? जीपी. अच्छा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी. ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट ईयर आप सीखोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, फिर आप सीखोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो मैथ्स में कुछ टाइप के प्रोग्रेशंस हैं, बट इक्वल स्पीड से चल रहा है वो प्रोग्रेशन या नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो इस साल हमारे कोर्स में केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ऐसा प्रोग्रेशन जो इक्वल स्पीड में चले. अब मैथ्स में जुलूस कैसे निकालेंगे? सो मैथ्स में जुलूस नहीं निकलेगा, मैथ्स में सीरीज बनेगी. क्या बनेगी? सीरीज या सीक्वेंस बनेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर है 1, अगला नंबर है 4, अगला नंबर है 7, अगला नंबर है 10, अगला नंबर है 13,
तो इस प्रोग्रेशन में, इस जुलूस में, इस जलसे में, जो भी नाम दे दो आप उसको, सीरीज में, सीक्वेंस में, अगला नंबर क्या होगा? क्या होगा? 16 होगा। कैसे पता किया? ये 16 कैसे पता किया अब आप बताओ? 1 और 4 में क्या स्पीड फॉलो हो रही है? +3 की। अब क्योंकि ये एपी है, मतलब प्रोग्रेशन तो है लेकिन वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये इक्वल स्पीड को मेंटेन करेगा। इसको मेंटेन करेगा, इक्वल स्पीड को। 4 से 7 में भी देखो वही इक्वल स्पीड है बोलो। 7 से 10 में भी वही इक्वल स्पीड है या नहीं है? 10 से 13 में भी इक्वल स्पीड है, और 13 से 16 में भी इक्वल स्पीड है ना? चलो एक बार और बताओ, दूसरा प्रोग्रेशन देता हूं मैं आपको। ये एक प्रोग्रेशन है, इसको क्या बोलेंगे? एक प्रोग्रेशन। एक दूसरा प्रोग्रेशन देता हूं, थोड़ा बहुत इससे मैच करता हुआ। ये मैंने इधर इधर लिखा 1, इधर लिखा 4, इधर लिखा 5, फिर अचानक से लिख दिया 9, फिर अचानक से लिख दिया 14, और फिर अचानक से लिख दिया 23। तो अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा? बता सकता है कोई? इस टाइप के क्विजेस न्यूज़पेपर में कई बार आते हैं, आपने सॉल्व भी किए होंगे। न्यूज़पेपर आजकल पढ़ता है बहुत कम लोग हैं, बाकी अगर आपने देखा हो तो इस टाइप के क्विजेस आते हैं, या मोबाइल स्क्रॉल करते टाइम भी कई बार फेसबुक व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, इसको सॉल्व करो। हाँ, वो बता सकता है कोई नेक्स्ट नंबर? क्या? 37। कैसे आया मई का 37? पता है? बोलो मोनिका। देखो, 1+4, 5+4, 9+5, बोलो, 14+9, so 23+14, 27. So each number is the sum of the previous two numbers. पिछले दो नंबर्स का सम है हर अगला नंबर, है ना? बट अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, तो देखो पहले से दूसरे टर्म में क्या स्पीड फॉलो हुई है? +3। दूसरे से तीसरी नंबर पे क्या? अच्छा, अब ये जितने भी नंबर्स हैं इनका मैं नाम बदल देता हूं, अब से इनको बोलेंगे टर्म्स। प्रोग्रेशन में जो अलग अलग नंबर्स हैं, जो जुलूस में अलग अलग मेंबर्स हैं, तो जुलूस में तो वो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है, इसमें जो ये अलग अलग नंबर्स हैं इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो अब से मैं इनको टर्म बोलूंगा। तो पहली टर्म से दूसरी टर्म में क्या स्पीड फॉलो हुई है? +3। दूसरी से तीसरी स्पीड में टर्म में क्या स्पीड फॉलो हुई है? +1। फिर अगला +4, फिर अगला बोलो कितना प्लस हुआ ये? 5। फिर अगला बोलना जरा, +9 हुआ है, और फिर अगला बोलना जरा। तो आप देखो कोई इक्वल स्पीड फॉलो हो रही है क्या? कभी स्पीड बढ़ रही है, फिर कम भी हो जाए, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और फिर वापस हो जाए। तो यहाँ पर इक्वल स्पीड फॉलो हो रही है, बट यहाँ पर इक्वल स्पीड फॉलो नहीं हो रही। चलो एक और प्रोग्रेशन ले लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन क्या बन सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे? अब बताना जरा। पहली टर्म सेम रखी है मैंने 1, दूसरी टर्म भी मैंने सेम रखी है 4, लेकिन तीसरी टर्म लिख दी मैंने 9, 16, 25, 36। What would be the next term? और जो भी अपन कर रहे हैं ना ये 2-3 एग्जाम्पल में, यही करना है पूरे चैप्टर में। तो फेमिलियर हो जाओ इन चीजों से, होने की कोशिश करो। मतलब क्या होगी नेक्स्ट टर्म? बोलो तन्मय। कोई गेस नहीं हो रहा? तेरह? 13 मतलब? हाँ, 49। वेरी गुड। हुआ किसी से क्रैक की 49 कैसे आएगा? ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा?
अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ये इनसे फेमिलियर क्यों नहीं है हम? क्योंकि हमने स्क्वायर्स याद ही नहीं किए ना अभी तक। सर तो बोल बोल के रह जाते हैं हमेशा। कहाँ याद किए हम? अगर हमने 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद किए होते तो ये नंबर चिल्ला चिल्ला के कहते आपको, मैं देखो किसी का स्क्वायर याद नहीं किए, इसलिए ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे जल्दी से। ठीक है, चलो इस प्रोग्रेशन में स्पीड की बात कर लें एक बार। देखो पैटर्न एक अलग चीज है, स्पीड एक अलग चीज है। यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है? बस कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है? पिछले दो टर्म्स को जोड़ दे। यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, पहला नेचुरल नंबर दूसरा। तो पैटर्न डिफरेंट चीज है, लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड आपको इन दोनों का क्या है? स्पीड की बात करें तो आपको हमेशा क्या देखना है? पहली टर्म से दूसरी टर्म, दूसरी इनका गैप देखना है। तो ये तो पैटर्न तो डिस्कस हो गया कि स्क्वायर हो रहा है, लेकिन हम स्पीड देख लें। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड। तो कितनी की स्पीड है स्टार्टिंग में? +3। अच्छा ये माइनस भी हो सकती है, इसलिए आप ऐसा मत बोलो कि 3 की स्पीड है, आप ऐसा बोलो +3 की स्पीड है, क्योंकि कल को -3 भी हो सकती है, राइट? आगे बोलो +5, आगे बोलो +7, आगे बोलो +9, आगे बोलो +11, और आगे बोलो +13। तो अगेन आप देखो कोई फिक्स स्पीड फॉलो नहीं हो रही है क्या? स्पीड बराबर है क्या? केवल पहले प्रोग्रेशन में स्पीड बराबर थी, उसके बाद किसी भी प्रोग्रेशन में स्पीड बराबर नहीं है। नहीं है ना? बोलो बोलो, ये बोलना जरा। 3, 9, 27, 81, क्या होगी अगली टर्म? क्या? वेरी गुड। देखो पैटर्न की बात करें, हर्षिता एंड मोनिका बिल्कुल ब्लैंक क्यों बैठे हैं? जब मैंने कहा था आगे आगे बैठो तो क्यों नहीं बैठे? मुझे पता था कि किसका क्या होने वाला है, इसलिए तो मैंने आगे आके बोला है। ये ना एबीसीडी में सीख रहे हो, अब एडवांस टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स नए हैं। अब से मैथ्स में आपके जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सारे के सारे नए हैं। एक अगला चैप्टर थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिपीट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो आपने कभी नहीं सीखी। तो आपको खुद ही आगे आगे बैठना चाहिए कि यार ये नया टॉपिक है, ध्यान से सुन। क्योंकि जो साउंड है वो जो पास में होगा उसके पास पहले पहुंचेगी, जो दूर होगा उसके पास, और बेसमेंट पे और बैठे तो गूंज के आती है, आप तक पहुंचती है। आप पास में बैठोगे तो आपको डायरेक्ट आएगी, और जितना क्लियर सुनोगे उतना क्लियर समझ आएगा। आगे आओ इधर आओ, वो फैंस ऑफ करके आओ सारे, पीछे से करके आओ। हम्म। सो बोलो। देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, पैटर्न की बात करें तो ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, तो ये 3 की पावर क्या होगी? 5। 3 की पावर 5 सॉल्व करो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 243। एक ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और एक पैटर्न और यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखो। हर नंबर पिछले नंबर का 3 गुना है। यहां से यहां आ जाओ तो ×3 हो रहा है, यहां से यहां आ जाओ तो भी 9 × 3 = 27 होता है, फिर यहां से यहाँ आ जाओ तो 27 × 3 = 81 होता है, और फिर यहां से आ जाओ तो 81 × 3 = 240। तो दो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आप चेक कर पा रहे हो कि स्पीड तो सर काफी ज्यादा रॉकेट जा रही है, रॉकेट बोले तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो 3 से 9 क्या स्पीड रही? +6। फिर यहां से यहाँ क्या स्पीड रही? +18। फिर यहां से यहाँ क्या स्पीड रही? 54। फिर यहां से क्या स्पीड रही? 162। तो स्पीड देखो कितनी भयंकर बढ़ रही है। अच्छा एक और चीज नोटिस करो, पहला नंबर क्या था और पांचवा नंबर ही 243 बन चुका है, और छठे सातवें में बात करें तो हजारों में पहुंच जाएगा।
तो आप चेक कर पा रहे हो स्पीड रॉकेट जा रही है यहाँ, और यहाँ पे पहला नंबर क्या था 1, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर अभी 16 ही है, यानी स्पीड एक रॉकेट वाली स्पीड नहीं फॉलो हो रही है, एक इक्वल स्पीड फॉलो हो रही है। समझ आया? सो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हो इन सबको क्या बोलते हैं, सब सभी को एक नाम देते हैं, तो सभी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? या फिर किसी किसी वर्ड्स में या बुक्स में सीरीज भी बोला जाता है, सीरीज, एक सीरीज फॉलो हो रही है, एक इक्वल पैटर्न वाली चीज फॉलो हो रही है, राइट? सीरीज बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीरीज या सीक्वेंस, या फिर हमारे चैप्टर की बात करें तो क्या है ये, प्रोग्रेशन। क्या है? लेकिन इसमें से केवल एक ही ऐसा प्रोग्रेशन है जो हमारे कोर्स में एक्चुअली है, वो है पहला ही पहला वाला। ना ये हमारे कोर्स में, ना ये हमारे कोर्स में, ना इस टाइप के कोर्स में, क्योंकि इसको कहेंगे कि ये है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा प्रोग्रेशन जो इक्वल स्पीड से चले, यानी कि हर एक टर्म में पिछली टर्म में कुछ इक्वल अमाउंट ऐड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऐड होते हैं। 3 ऐड हो रहा है तो हमेशा 3 ऐड होते मिले, 7 ऐड हो रहा है तो हमेशा 7 ऐड होते मिले, 1000 ऐड हो रहा है तो हमेशा 1000 ऐड होते मिले। तो हर एक टर्म में जो गैप, ऐसे समझ लो, हर एक टर्म में जो गैप है वो बराबर है, और इस गैप को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको? ये टर्मिनोलॉजी याद करते चलो। देखो ये डिफरेंस है इसका, ये इसका डिफरेंस, ये इसका, और डिफरेंस कॉमन है सब में, तभी तो वो ए बी है। तो इस गैप को या इस डिफरेंस को बोलते हैं इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में सी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या क्या चीजें सीखी? प्रोग्रेशन क्या होता है वो सीखा, उसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो सीखा, जो एक्चुअली हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है अगले कुछ दिन। उसके फिर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये सारे टर्म्स है, ओके। और इनका जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए, पहली बात, और उस इक्वल गैप को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कोई भी प्रोग्रेशन लिखने के लिए कम से कम कितनी टर्म्स लिखी हुई होनी चाहिए तो माना जाए कि हाँ ये एक प्रोग्रेशन है? मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी हमें प्रोग्रेशन लिखे हैं जो एपी नहीं भी है, जिसमें स्पीड कम ज्यादा भी है, उसमें भी मिनिमम कितनी टर्म्स लिखी हुई होनी चाहिए? 3। वेरी गुड। क्योंकि पहले से दूसरी टर्म में आप जो पैटर्न देखोगे, दूसरे से तीसरी टर्म में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। तो 2 बार पैटर्न मैच हो गया तो अगला पैटर्न आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो किसी भी एपी में या किसी भी प्रोग्रेशन में मिनिमम 3 टर्म्स गिवन होनी चाहिए। अगर उसमें एक टर्म है या 2 टर्म है तो उसको प्रोग्रेशन माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि फिर तो कुछ भी पैटर्न बन सकता है ना। मिनिमम कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3 टर्म्स होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? ओके। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो एपी है, जिस एपी की हम बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? सिक्स्थ टर्म। तो एपी की लैंग्वेज में इनको बोला जाता है, फर्स्ट टर्म को A1 बट नीचे टेल में लगाया जाएगा, सामने मत लगा देना या ऊपर मत लगा देना। सेकंड टर्म को क्या बोला जाता है? A2। थर्ड टर्म को क्या बोला जाता है? A3। चौथी टर्म को क्या बोला जाएगा? A4। देन कम टू द फिफ्थ टर्म, कम टू द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को क्या बोला जाएगा? और सिक्स्थ टर्म को क्या बोला जाएगा? तो इनके टेल में जो ये नंबर लग रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये टर्म्स का सीक्वेंस बताते हैं, कौन से नंबर की वो टर्म। ये क्या बताते हैं? टर्म्स का सीक्वेंस। अब जैसे पर्टिकुलरली इस टर्म की बात करूं मैं, तो इस टर्म का सीक्वेंस तो है 4, लेकिन वैल्यू है 10। समझे क्या? वैल्यू मतलब ये चौथी टर्म की वैल्यू क्या है, वहां पे नंबर क्या रखा हुआ है दोस्तों ने? ओके। और इसका सीक्वेंस क्या है, तो कौन से शुरू से किधर पे कौन से नंबर की टर्म है, वो क्या लगा है इसका सीक्वेंस। तो हर एक टर्म की सीक्वेंस एंड वैल्यू होगी। कई बार सीक्वेंस एंड वैल्यू सेम हो जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो अलग अलग रहती है, किसी 4 एंड 10 अलग अलग है। अब जैसे पहली टर्म की वैल्यू क्या है 1, और सीक्वेंस भी क्या है 1, तो वैल्यू और सीक्वेंस मैच भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट जब तक वो नहीं कहता मैच कर रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे, हम यही मानेंगे कि वैल्यू अलग है और सीक्वेंस अलग है।
ओके, आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म, तो हम आंसर दोगे 10। आपसे पूछे कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ 10, 10 का सीक्वेंस क्या है, आप आंसर दोगे 4। वैल्यू देके सीक्वेंस पूछ सकता है और सीक्वेंस देके वैल्यू पूछ सकता है। अब जैसे इसमें मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिक्स्थ टर्म, क्या आंसर दोगे 16। और मैं पूछूं व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द टर्म 13, 5। 13 जो टर्म लिखी हुई है, 13 एक टर्म है वहां पे, उसका सीक्वेंस क्या है 5। यहां तक की बातें समझ में आई। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो एंड ऑफ द चैप्टर तक बच्चों को रह जाता है वो रह जाता है सीक्वेंस और वैल्यू में डिफरेंस। तो सीक्वेंस ये नीचे वाला नंबर है, या यूं कहे उसका क्रम संख्या है, पहले से स्टार्ट करते हुए कौन से क्रम पे वो रखी हुई है, राइट। लेकिन वैल्यू क्या है, जो चीज रखी हुई है वो वैल्यू, चीज क्या रखी हुई है 10, लेकिन कौन से नंबर में रखी हुई है 4। ठीक है, तो सीक्वेंस मींस द क्रमांक संख्या एंड द वैल्यू मींस द थिंग व्हिच इज प्लेस्ड ऑन दैट क्रमांक संख्या, जो चीज रखी हुई है। ओके, क्लियर है? एनी डाउट्स टिल नाउ, बोलो। ओके, तो कुछ लिख लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अच्छा, एक बात और बस, ये और ये तो आपको सोचना ही नहीं क्या है, ये तो 11 12 के बाद की बातें हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आती है इस टाइप की सीक्वेंस। बट ये वाली जो सीक्वेंस है ये आप अगले साल पढ़ लोगे, इसको बोलते हैं जीपी। इसकी दूसरे प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे ना अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का भी आपको थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे हर टर्म पिछले टर्म में कुछ 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 इक्वल अमाउंट ऐड करके मिल रही है, वहां पे हर टर्म पिछले अमाउंट से कुछ 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 मल्टीप्लाई करके मिल रही है, और वो मल्टीप्लाई भी सेम ही हो रहा है। देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब कोई भी टर्म पिछली टर्म से सेम चीज को मल्टीप्लाई करके मिले तो होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर ऐड करके मिले, इक्वल अमाउंट ऐड करके मिले, तो फिर होती है एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो तो स्टार्ट कर सकते हैं अपन पर लिखने का काम। हाँ बोलो, कोई डाउट? 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बना सकता है जो उसके मन में चल जाए। ऐसे भी कर सकता है कि 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +5। देखो ये कैसी पैटर्न बोली मैंने, क्या बोली देखो, 1 का स्क्वायर +3, अगली टर्म लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर +5, अगली टर्म लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर +7। बताओ अगला टर्म मर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर +9। देखो स्क्वायर तो नेचुरल नंबर का हो रहा है, और जो प्लस हो रही है वो ऑड नंबर से, 3 5 7 9, जो उसके मर्जी है कुछ भी रख सकता है। तो इसको प्रोग्रेशन तो मानेंगे, बट इनमें से कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमारे कोर्स में इस साल बहुत ही सरल सा प्रोग्रेशन है, जिसमें कुछ 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 अमाउंट इक्वल अमाउंट ऐड होता जाएगा बस। पहले इससे तो पार पालो, फिर आएंगे इन पे, वो नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर्स में आप फेस करोगे इन सारी चीजें। ठीक है, अभी मत सोचो ये डिफिकल्ट प्रोग्रेशन, अभी तो केवल एपी के बारे में सोचो। एपी बोले तो इक्वल अमाउंट ऐड होके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके, चलो राइट डाउन द हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर चलते हैं अपन एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज का काम तमाम हो चुका है, अपन पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी नाम दिया गया है। इवन बुक ने भी इसका नाम एपी दिया हुआ है, दैट मीन्स आप एग्जाम में भी इसको एपी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्टकट दिया है, मैं हमको बार बार ना लिखना पड़े। एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो उसने भी इसका नाम एपी दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हेयर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेयर द गिवन एपी इज। अब इसको आराम से एपी से संबोधित कर सकते हो। चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, है या नहीं है बताओ? नंबर्स की एक लिस्ट है ना, इन विच द नेक्स्ट टर्म, जिसमें अगली जो टर्म है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग, बोले तो प्रीवियस टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब पिछली टर्म होती है, सक्सीडिंग का मतलब नेक्स्ट टर्म होती है। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब, ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं चैप्टर में कहीं ना कहीं। प्रीसीडिंग मतलब पिछली टर्म, एंड सक्सीडिंग
मतलब होता है नेक्स्ट टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो यहां से लेके यहां तक ये डेफिनेशन नोट हो गई हो तो इसकी परिभाषा समझ में आई या नहीं आई वो बताओ, जो हमने अभी सीखा एग्जांपल्स की मदद से उस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो इस डेफिनेशन से। एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, थोड़ा राइटिंग स्पीड तेज करो सारे बच्चे। लिख दिया यहां तक। अब पहले अपन यहां तक जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको जस्टिफाई करते हैं कि जो हमने एग्जांपल्स में सीखा वही चीज है या नहीं, मिसमैच तो नहीं हो रहा। ठीक है, पढ़े एक बार। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होके मिलती चलती जाएगी। हमेशा अगली टर्म पिछली टर्म चेक करो, उसमें फिक्स नंबर जोड़ो, वो फिक्स नंबर शुरू से सेम होना चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म को छोड़ देना, बस फर्स्ट टर्म को छोड़ देना, बाकी जो अगली टर्म्स हैं वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ जोड़ के लिखते जाना। क्योंकि ये जो रूल आपने बनाया कि सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कुछ जोड़ो, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में वही नंबर जोड़ो, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में वही नंबर जोड़ो, सेवंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स्थ टर्म में वही नंबर जोड़ो, तो ये रूल सब सारी टर्म्स पे लागू होता है बजाय के फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म पे ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि फर्स्ट टर्म उससे पिछली कोई टर्म ही नहीं है जिसमें कुछ जुड़ के मिले। यानी कि क्या समझे, हर एक एपी में उसको फर्स्ट टर्म तो खुद को देनी पड़ेगी। समझे, ये रूल फर्स्ट टर्म पे लागू नहीं होता, फर्स्ट टर्म तो आपको बतानी पड़ेगी सर। हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फिर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ के बनाते जाएंगे, अगली टर्म्स में आपकी मदद की जरूरत हमको नहीं, बट फर्स्ट टर्म में ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये तो आपको देनी पड़ेगी। समझे, क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हर एक नंबर जो इस लिस्ट में होगा उसको टर्म कहेंगे या हिंदी में कहें तो पद कहेंगे। ठीक है, ईच नंबर इन दिस लिस्ट is called a term and it is denoted by small letter a, और इसको स्मॉल लेटर a से डिनोट कराएंगे कुछ इस तरीके से। each term in this list is called a term, पद। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, पद। और इसको डिनोट किससे कराते हैं, स्मॉल लेटर ए से, कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करा सकते, एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशंस हमको उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कराना पड़ जाता है, वो सवाल आएंगे जब हम देख लेंगे। अदरवाइज आपको याद क्या रखना है कि हमेशा स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया जाएगा। तो सबको सर स्मॉल लेटर ए कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, तो उनके नीचे उनका सीक्वेंस डाल देंगे। देखो सबको स्मॉल लेटर ए दिया हुआ है लेकिन सबका सीक्वेंस अलग अलग है, बोलो। तो इसको कह देंगे पहली टर्म को A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, फिर डॉट 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 लगा दिया, मतलब बीच में और टर्म्स भी हो सकती है, और अप टू ये कहां तक जा सकती है, AN। एन बोले तो एनी नेचुरल नंबर, इसका सीक्वेंस कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, सोचो। कोई भी टर्म उठा ली मैंने, इसका सीक्वेंस बताओ, आप कहोगे फिफ्थ है, कोई कहेगा सेवंथ है, कोई कहेगा 11th है, कोई कहेगा 12th है, जो भी आप आंसर दे रहे हो सारे सारे नेचुरल नंबर है या नहीं है। कोई ऐसे कहेगा कि सर इसका सीक्वेंस है 3.5, 3.5 नंबर में कोई टर्म नहीं है, या तो तीसरी है या चौथी है, बीच की कोई टर्म नहीं होती यहाँ पे, या तो टर्म होगी तो तीसरी होगी या फिर होगी तो चौथी होगी, बीच की 3.5 नंबर में कोई टर्म नहीं होगी। तो सीक्वेंस हमेशा एक नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है ना,
क्या हो सकती है? 92। मैंने कहा आपकी कौन सी रैंक बनी है? आप कैसे कह सकते हो -8वीं रैंक बनी है? रैंक भी फर्स्ट से स्टार्ट होती है, सीक्वेंस भी। कोई भी सीक्वेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे पहली टर्म को क्या कहोगे? फर्स्ट सीक्वेंस। सेकंड नंबर, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस, फोर्थ सीक्वेंस। आप कैसे कहोगे -7 सीक्वेंस? ठीक है, तो सीक्वेंस कैन ओनली बी नेचुरल नंबर। हाँ, इन पे जो वैल्यू रखी हुई है उसका नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है, वो तो नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, रूट, रैशनल, इरेशनल, इवन वेरिएबल्स की चलेगी, एक्स वाई भी चलेगी। इन पे जो वैल्यू रखी हुई है ना, जो बैठे हुए हैं लोग, नंबर्स बैठे हुए हैं, दे कैन बी एनी रियल नंबर, बस इमेजिनरी नहीं होंगे। तो आप जब हम चैप्टर पढ़ के भी आए, दे कैन बी एनी रियल नंबर्स, दे कैन बी डेसिमल, दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी रैशनल, दे कैन बी फ्रैक्शनल, दे कैन बी नॉट टर्मिनेटिंग, दे कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी हो सकते हैं। बट इस सिंपल से नहीं चला, ये वन से स्टार्ट होगा और फिर इंटीग्रल फॉर्म में चलता जाएगा, एनी नेचुरल नंबर ये होगा। तो कोई कहेगी कि कहां खत्म होगी सर? तो सर 10वीं पे भी खत्म हो सकती है, 25वीं पे भी खत्म हो सकती है, 100वीं पे भी खत्म हो सकती है, पर जहां भी खत्म होगी वो एक नेचुरल नंबर होगा, ये तो फिक्स होगा क्या? तो इसलिए इसका खत्म समाप्ति कहां लिखी होगा ना, एन फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि हर एक एपी में अलग अलग टर्म्स होंगी। जैसे मान लो मैंने कहा किसी एपी में 10 टर्म्स हैं, बताओ आखिरी टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी? 10वें नंबर की होगी। किसी एपी में 25 टर्म्स हैं, बताओ लास्ट टर्म का सीक्वेंस क्या होगा? 25। किसी एपी में 100 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस क्या होगा? 100। जितनी टर्म्स होंगी उस हिसाब से लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता चलेगा ना। तो अभी हमको पता नहीं है इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो हमने लास्ट टर्म का सीक्वेंस क्या रख दिया? एन फॉर एनी नेचुरल नंबर। होगा तो नेचुरल नंबर है। ओके, क्या लिखा हुआ है? A1 denotes the first term of the AP, A2 denotes the second term of the AP, A3 denotes the third term of the AP, and so on। इस तरीके से बढ़ते चले जाओ, रुको ही मत। एंड सो ऑन अप टू, कहां तक खत्म होगा? ए एन तक खत्म होगा, जो कि इस एपी की लास्ट टर्म होगी, जहां पे एन शुड बी अ नेचुरल टर्म। ये नोट डाउन करो, कर लिया? ठीक है, डन, क्लियर? देखो इंग्लिश में दो तरीके के नंबर फॉर्म में एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डिनल्स, एक को बोलते हैं कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। ऑर्डिनल सीक्वेंस बताते हैं, कोऑर्डिनल कार्डिनल संख्या बताते हैं। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे? अभी 5, तो 5 हो जाएगा कार्डिनल, संख्या बताएगा। मैंने कहा पांचवा बच्चा कौन सा है, तो वो जो फिफ्थ जो सीक्वेंस बताएगा वो होता है ऑर्डिनल। तो आप ये कह सकते हो कि ये नंबर्स जो हैं वो ऑर्डिनल बताते हैं, टर्म का सीक्वेंस बताते हैं, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। ठीक है, वेयर एन शुड बी अ नेचुरल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन बीइंग अ नेचुरल नंबर। अच्छा, ए एन को एल से भी डिनोट किया जाता है। एल फॉर, एल का मतलब सोचो क्या होगा? लास्ट, एल फॉर लास्ट। ठीक है ना? तो कई बार ऐसे सवाल में ऐसा लिखा रहेगा L इक्वल टू 30, तो कंफ्यूज मत हो जाना, L बोले तो क्या आखिरी टर्म की वैल्यू दी गिवन है। ठीक है, L फॉर द लास्ट टर्म। ओके, अब फटाफट से डिस्कस करते हैं। दो प्रकार के एपी होते हैं, जो प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और बड़ी सरल सा इसका क्लासिफिकेशन है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एपी। वन मोर थिंग, हर एक टर्म दूसरी टर्म से चाहे जो हो जाए कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए। अगर आपने कॉमा भी नहीं लगाया तो गलती मान के मार्क्स कटेंगे। ये रूल्स है उस एपी को लिखने के। ठीक है, ईच टर्म शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा विद द अदर टर्म। दूसरी और तीसरी टर्म के बीच में भी कॉमा चाहिए।
8वीं और 9वीं टर्म के बीच में भी कॉमा तो चाहिए। ओके, चले नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एपी मार्क कर लिया। तो दो एपी के बारे में बात करेंगे, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। और बड़ा सरल सा इनका नाम है, उतना ही सरल इनका मीनिंग या काम। समझे क्या डिफरेंस, समझ गए क्या? एक ही डिफरेंस है, बहुत सरल सा। फाइनाइट एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, नॉन होती हैं कि हाँ सर इतनी है, 10 है कि 20 है कि भले 1 करोड़ टर्म्स ही क्यों ना हो, पर पता होती है। बट इनफाइनाइट एपी में ये पता नहीं होती हैं, यूं कहें अनकाउंटेबल होती हैं, कुछ भी कह दो, नॉट काउंटेबल, या ऐसे कह दो कि पता ही नहीं है, अननोन है। बोलो पकड़ में आई क्या बात? बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? बोलो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस? बोलो मिहिका, इसमें फिक्स होंगी, क्या लिखा? ये, हाँ, इसमें डॉट 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 लगाया है, क्यों लगाया ऐसे पूछ लो, ठीक है लगाओ, भी बताते हैं सारी बात। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है। फटाफट से कंप्लीट करो, रिटर्न वर्क बहुत जल्दी किया करो, देखो तन्मय कितनी जल्दी कर लेता है, तो फिर वो बचा हुआ समय समझने पे लगाता है। अब आप लिखने में कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देते हो तो फिर समझने में कम टाइम स्पेयर कर पाते हैं हम। और समझने आए हो, लिखने थोड़ा ना आए हो, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। आप कल को कहोगे इसके पीडीएफ दे दो तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, बट लिखने से क्या होता है, चीजें थोड़ी याद होती चली जाती है। ठीक है, सो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सीख के जाऊंगा, समझ के जाऊंगा, ये नहीं कि लिख के जाऊंगा। इसलिए थोड़ी राइटिंग स्पीड फास्ट करो। मिहिका, अगले एग्जाम में आपको फिक्स 1 घंटा ही मिलेगा, समझे? तो इस एग्जाम से पहले पहले अपनी स्पीड बढ़ा लो। और 1 घंटे से जो भी बच्चा जितने मिनट एक्स्ट्रा लेगा, हर एक मिनट का एक नंबर कम होता चला जाएगा। आपकी मर्जी है कितने भी एक्स्ट्रा ले लो, मेरी तरफ से 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो तो -5 हो जाएगा, मेरी तरफ से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो तो -15 भी हो जाएगा, आपकी मर्जी। फिक्स टाइम या फिक्स टाइम से पहले आपने दे दिया तो कुछ माइनस नहीं होगा, आप तो प्लस नहीं होगा। ज्यादा चतुर चालाक मत बनो। चलें स्टार्ट करें। हाँ जी, हो गया नोट डाउन? ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, या यूं कहें फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि एक एपी देख रहे हो, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, पता चल गई 5 टर्म्स है, सबको पता चल गई कि नहीं चली? तो ये फाइनाइट एपी होगी। दूसरी एपी पे आओ, 2 4 6 डॉट 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 12, इसका मतलब क्या समझे आप? इस एपी का मतलब क्या समझे? पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म 6 और आखिरी टर्म 12 है, बीच में कुछ टर्म्स और भी हैं, और आखिरी टर्म क्या है? 12 है। जब आखिरी टर्म 12 है तो भी तो पता लगा सकते हो कितनी टर्म्स होंगी बीच में। बोलो, 2 है 4 है 6, तो अगली क्या होगी? 8, 2 2 ऐड हो रहा है, फिर अगली क्या होगी? 10, और 10 के बाद देखो 12 मिल गया।
तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स गिवन नहीं थी, लेकिन आप पता लगा पाए ना। तो अगर आप पता लगा सकते हो, वो होती है फाइनाइट, या तो गिवन हो या पता लगा सकते हो। लेकिन इसमें जिसमें आप चाह के भी पता नहीं लगा सकते, वो होती है इनफाइनाइट एपी। अभी क्लियर है? ठीक है। अब दूसरे शब्दों में ऐसे समझो, बहुत ही सरल सी डेफिनेशन हो गई कि जिसमें आखिरी टर्म गिवन हो वो हो गई फाइनाइट, और जिसमें आखिरी टर्म गिवन ही ना हो वो हो गई इनफाइनाइट। इससे बड़ी डेफिनेशन या बेसिक डिफरेंस है ही नहीं। जिसमें आखिरी टर्म गिवन हो, दे रखी हो, उसको कहेंगे फाइनाइट, और जिसमें गिवन ही नहीं हो, तो जब आखिरी टर्म ही गिवन नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे कितनी टर्म्स है? तो वो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट एपी। ओके, क्लियर है? अभी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एन टर्म्स है, ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे एन दिख गया ना आपको, एन फॉर एनी नेचुरल, तो पता लग जाए तो बस फाइनाइट है, नहीं पता लगे तो इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। तो कुछ एक डेफिनेशंस लिख लो, फिर एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन? पता तो आपको, बता तो दिया ही है कि क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अभी उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन देख लो जो बुक में गिवन है। द फिक्स्ड नंबर विच इज एडेड टू ईच प्रीसीडिंग टर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। अगली टर्म प्राप्त करने के उद्देश्य से पिछली टर्म में आपने कौन सा फिक्स नंबर है जो एड ऑन किया, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट कराते हैं लेटर डी से, स्मॉल डी से डिनोट कराएंगे। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। इसको किससे डिनोट कराएंगे? लेटर डी। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकता है। तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। जैसे कि ये पहली पहली एपी जो हमने एग्जाम्पल में लिखी थी, क्या लिखी थी? 1 4 7 10 एंड सो ऑन। दूसरी एपी लिख देता हूं मैं, 30 26 22 18 एंड सो ऑन। और तीसरी एपी अभी देखता हूं, पहले इन दोनों को डिस्कस करो। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? +3। आगे बोलो +3। आगे बोलो +3। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -4। 30 में से 4 घटा के 26 मिलेगा। फिर अगला बोलो माइनस, सेम ही रहेगा क्योंकि एपी की बात कर रहे हैं। फिर क्या आ रहा है? -4। तो देखो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है या नहीं है? ऊपर ये पॉजिटिव है या नहीं है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव। अब एक एपी देखो, 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो, पहली से दूसरी टर्म में क्या हुआ, दूसरी से तीसरी टर्म में। तो ये भी एपी, ऐसे मत कहना कि ये एपी नहीं है, ये भी एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है या नहीं है? बताओ। तो समझ गए क्या? कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव एंड कॉमन डिफरेंस कैन इवन बी इक्वल टू 0। उससे आप घबराना मत कि ये कॉमन डिफरेंस तो 0 आ गया, आ सकता है। ओके, समझ आया? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन 0। किससे डिनोट कराते हैं कॉमन डिफरेंस को? डी। डी इक्वल टू समथिंग ऐसे डिनोट कराएंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। अब किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकाले कैसे?
किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए। जैसे मैंने कहा इस एपी में कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। तो बार बार निकालोगे, इन दो का देखोगे, इन दो का देखोगे, इन दो का देखोगे, इन दो का देखोगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग अलग बात होती है, लिखित भाषा अलग होती है। जब एग्जाम में आएगा पता लगाओ कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिख के आओगे। ऐसे लिख के आओगे हर दो टर्म्स में देखो सर ये डिफरेंस है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस। कुछ लिख के आओगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज पूछ रहा हूं। तब मैंने बोला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्यों, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी तो हो सकती है, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी तो हो सकती है। तो सेकंड टर्म को क्या बोलते हो, ए टू, माइनस फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे आप, ए वन, है ना। फॉर्मूला बन गया कॉमन डिफरेंस का, बोलो। अच्छा, ये मिहिका कहेगी सर मैं तो थर्ड में सेकंड घटाऊंगी, सेकंड में से फर्स्ट क्यों घटाऊं। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, ए थ्री माइनस ए टू। एंड मोनिका विल से सर मैं तो फोर्थ में से थर्ड घटाऊंगी, फोर मेरा लकी नंबर है। तो ये उसके हिसाब से फॉर्मूला बन गया। ऐसे करके सबके फॉर्मूले अलग अलग बन सकते हैं ना, तो एक कॉमन फॉर्मूला बनाते हैं। एक कॉमन फॉर्मूला बनाए, तो देखो आपने क्या नोटिस किया, जो नंबर यहां लिख रहे हैं उससे एक छोटा नंबर यहाँ है माइनस वन करके। टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, एंड व्हाट फोर माइनस वन थ्री। तो मैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। ए एन माइनस ए एन माइनस वन, समझ आया। जो नेचुरल नंबर आप यहां लिख रहे हो उससे एक छोटा नेचुरल नंबर वहां लिखो, यही कॉमन डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से आपका फॉर्मूला भी जस्टिफाई हो रहा है, आपका भी हो रहा है, और आपका भी हो रहा है, पर एक शर्त है। यहां पे एन तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, बट कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम वो नेचुरल नंबर आप वन नहीं ले सकते, क्योंकि आप दूसरी में से पहली घटा सकते हो, तीसरी में से दूसरी घटा, पहली में से कुछ घटा सकते हो क्या। पहली से पीछे तो कोई टर्म ही नहीं है ना, हर टर्म के पिछली टर्म घटानी पड़ती है, हर टर्म में से उसकी पिछली टर्म घटानी पड़ती है, तो पहली से पिछली टर्म तो कोई है ही नहीं। बोलो समझ आया। तो आप, कोई कह सकता है दूसरी टू में से वन घटाओ, कोई कहेगा थ्री में से टू घटाओ, लेकिन कोई कहेगा ए वन में से कुछ घटाओ। इससे आ सकता है कॉमन डिफरेंस, नहीं आ सकता। तो अब जब आप कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला बिल्कुल ये बन सकता है ए एन माइनस वन, पर उसमें एन की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, वन के बाद जो अगले नेचुरल नंबर हैं टू थ्री फोर वो रख सकते हो। ओके, ठीक है। तो हेडिंग डालो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पे क्लास टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी एंड देन वी आर। जनरल फॉर्मूला तो अभी बता ही दिया, एक लाइन में लिख के खत्म करो। जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू डी फॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ए एन माइनस वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन वन। वन से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो वन से बड़े कौन कौन से हैं, टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। फिर एन इज एनी नेचुरल ग्रेटर देन। लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। चले जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लिखो फटाफट। हेडिंग डालो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, और फिर आ जाओ फटाफट से एग्जाम्पल पे। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। लेने आएंगे किसी को, किसको, बोल दो बस 5 मिनट या 2 मिनट ही बोल दो, जैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, एक एपी लिख रहा हूं मैं, वन फोर सेवन, जो शुरू में स्टार्ट करी थी, 10 13 16 एंड सो ऑन। ओके, ओके, बोलो कोई डाउट। कोई बताओ उसका कॉमन डिफरेंस कितना है। जी। अब मैंने अभी अभी आपको क्या कहा था, कि हर एक एपी की पहली टर्म तो आपको देनी पड़ेगी, तो उस पहली टर्म को डिनोट कराते हैं ए से।
स्मॉल लेटर ए से, तो पहली टर्म क्या है 1। तो हर एक एपी के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ए और एक डी, एक ए और एक डी। पहली टर्म दे दो, कितना जोड़ना है वो बता दो, अब आप छोड़ दो, अब हम कर लेंगे, राइट। पहली टर्म दे दो बस आप, और उसके बाद जोड़ना कितना कितना है वो बता दो, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें जो पहली टर्म है A1, कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, A2, A3, A4, A5, A6, डन। मुझे बताओ पहली टर्म जो है वो एग्जैक्टली A के बराबर है या नहीं है ना। दूसरी टर्म पता करने के लिए इस A में क्या जोड़ दिया मैंने, D। 3 + 1 4 हो गया। अब तीसरी टर्म के लिए मैंने पता है क्या जोड़ दिया, ट्वाइस ऑफ D। देख लो, चेक कर लो, एक के अंदर अगर आप इस D का दुगना जोड़ो, 3 दूनी 6, क्या मिलता है 7। चेक करो 7 ही तो है तीसरी टर्म। चौथी टर्म के लिए क्या जोड़ेंगे, फॉर्म बताओ उसकी क्या बनेगी, ए तो आएगा ही आएगा, और कॉमन डिफरेंस का 3 गुना हो जाएगा। चेक कर लो, ए तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या था डी, तो 3 का 3 गुना क्या होता है 9, तो 1 + 9 क्या मिल गया 10। समझ आया। आगे बोलो, पांचवी टर्म के लिए ध्यान से समझो इस चीज को, A + 4D। छठी टर्म के लिए बोलो A + 5D। अब सबसे पहला सवाल यह है सबसे, कि इस फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या है। पहली टर्म को मैं A1 ही बोल दूंगा ना सर, ए क्यों बोलूं। दूसरी टर्म को मैं A3 बोल दूंगा ना सर, A + 2D वाली फॉर्म में क्यों बोलूं। इसका जवाब कोई दे सकता है कि इस फॉर्म में लिखने के फायदे क्या है, एनीवन। किसी एपी में 1000 टर्म्स, जैसे यही एपी ले लो, ये एपी देख रहे हो, बताओ उसमें तीसरी टर्म क्या है, बोलो में ही का क्या, कौन सी टर्म है ये, थर्ड। अब बताओ 300 टर्म क्या है, 300 नंबर पे कौन सी टर्म है। तो मिहिका कहेगी रुको सर सब्र करो, बनाती हूं मैं धीरे 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 धीरे, कल तक बता दूंगी। ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे ना। और क्या चाह रहा है आपके पास। मोनिका से पूछता हूँ, मोनिका 4000 पे नंबर पे कौन सी टर्म है। आप कहोगे सर 2 3 साल रुक जाओ फिर बात करेंगे। फिर मैं पूछूंगा हर्षिता से कि 1,23,746 नंबर पे कौन सी टर्म है। सर लाइफ टाइम रुक जाओ, अगले जन्म में बात करेंगे, राइट। ठीक है, अगले जन्म मुझे मैथमेटिशियन ही कीजो। चलो, तो किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म सीधे सीधे निकाल लें, इसके लिए इस फॉर्म की जरूरत होती है, समझे। मैंने अगर आपको कहा 100th टर्म बताओ तो आपको 99 टर्म बनाने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको बोला आप 2000 वाली टर्म बताओ तो आपको 1999 टर्म बनाने की जरूरत ना पड़े। वो क्यों बनाऊं मैं, मुझे तो 2000 वाली चाहिए, सीधे ही वो बनाऊं ना। मैंने आपको कहा 1,23,726, तो 1,23,725 टर्म्स क्यों बनाऊं मैं। तो किसी भी एपी में डायरेक्टली किसी भी टर्म पे पहुंचने के लिए इस फॉर्म की जरूरत होती है। देखो, हर एक टर्म में फर्स्ट टर्म तो है ही सही, और कॉमन डिफरेंस का कितना गुना है, जो टर्म पूछ रहे हो उससे एक कम गुना है। तीसरी टर्म में 2 गुना है, पांचवी टर्म में 4 गुना है, छठे टर्म में 5 गुना है। तो 1000 टर्म में 999 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने आपसे पूछा, कौन सी टर्म पूछी थी आपसे बोलो, नहीं कहा, हाँ 400। तो A400 निकालने के लिए आप क्या करोगे सर, पहली टर्म तो आएगी आएगी, और 400 नंबर वाली टर्म पूछ रहे हो ना, एक कम करो उसमें से 399, तो कॉमन डिफरेंस का 399 गुना जोड़ दो। बताओ ए की वैल्यू क्या है 1, 399 गुना डी की वैल्यू क्या है 3। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम आधे मिनट में, बताओ। 3 9 27 11 प्लस 1 क्या होता है। अब आप 2 3 साल रुक के 400 नंबर वाली टर्म वैसे निकालो, एक 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 करके यही निकलेगी। तो कितना पावरफुल टूल है ये। आपने चौथी टर्म के लिए 3 क्यों किया, आपसे सवाल है, आप अपने सवालों को भी जवाब दे दोगे कि 400 किया, क्योंकि हर एक टर्म में
पहली टर्म के साथ उससे एक कम कर दो, उतने गुना का डी जुड़ा हुआ है, फिर कर लो ऐसे। जैसे 16 में 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे है ना, तो 5 बार डी जुड़ा हुआ है, डी प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 5 बार डी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, तो 5 × 15, उसको पहली टर्म में जोड़ दो, बन गया 16। लिख तो लो, समझ आया। तो अब सुनो ध्यान से एक चीज और, ये वाली जो फॉर्म है उसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर वाली फॉर्म, और इन टर्म्स की जो ये वाली फॉर्म है इनको बोलते हैं जनरल फॉर्म। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ये तो बोलते हैं सीक्वेंस नंबर वाली फॉर्म और इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो पहली टर्म को A1 भी बोल सकते हैं और A भी बोल सकते हैं, दूसरी टर्म को A2 भी बोल सकते हैं और A प्लस D भी बोल सकते हैं। अब आप लेट हो रहे हो तो फटाफट से इसकी फॉर्म देख लो, वीडियो से नोट डाउन कर लेना, जो अभी सिखाया वही लिखना है ना। एनी एपी कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन इट्स जनरल फॉर्म एज फॉलोज। किसी भी एपी को उसकी जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, पहली टर्म को अब तक मैं A1 लिख रहा था, बोलो पहली टर्म को अब तक मैं क्या लिख रहा था? A1, लेकिन अब क्या लिखूंगा? A। दूसरी टर्म को क्या लिख रहा था? A2, लेकिन अब क्या लिखूंगा? A प्लस D। तीसरी टर्म को A प्लस 2D, चौथी टर्म को A प्लस 3D, A प्लस 4D। वेयर A का मतलब फर्स्ट टर्म है, D का मतलब कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सो A बिकम्स द फर्स्ट टर्म, A प्लस D बिकम्स द सेकेंड टर्म, A प्लस 2D, खड़े रहो वहीं, A प्लस 2D बिकम्स द थर्ड टर्म एंड A प्लस 3D बिकम्स द फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन चलता जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा 100th टर्म, तो आप क्या कर दोगे? A प्लस 99D कर दोगे। आपसे पूछा था 1,23,000, जो भी पूछा था, तो A प्लस 1,23,472 टाइम्स D कर दोगे तो 1,23,473 टर्म आ जाएगी वहां से। क्लियर है? कोई डाउट? ये टॉपिक बस सो ऑन तक आप नोट कर लेना, ठीक है। अब फटाफट से इस चैप्टर में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस हैं, कितनी? 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 कैरीज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कर लिया आज हमने, यानी कल अपन 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट क्लास शुरू होते ही, कुछ नहीं सोचना। 5.2 का टॉपिक का नाम है nth टर्म, टॉपिक के नाम आपको बताना चाहिए। 5.3 का नाम है सम ऑफ n टर्म्स। अब 5.3 वाली एक्सरसाइज में अपन टर्म्स को जोड़ना भी शुरू कर देंगे। अभी तक तो अपन टर्म को लिख रहे थे, थर्ड एक्सरसाइज में आते आते हम उनको जोड़ना भी शुरू कर देंगे, उसके भी फॉर्मूला देंगे। तो ये बस सब्जेक्ट मैटर है एंड देन द चैप्टर इज ओवर। तो कल अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। उसमें क्या क्या आएगा? केवल एक चीज आएगी, जनरल फॉर्म, जो लास्ट में आपने कवर करी है। चौथी ओमिटेड है, उसमें देखो नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवा दूंगा, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा, ठीक है। यानी कल जनरल फॉर्म पढ़ के आओ और एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग। कल नहीं आए थे क्या हम? तो कल आप आए थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कल, आज का टाइम?